नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे यूपी की खबरों का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायक हैं, जबकि वो इससे पहले अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य के विधान परिषद के सदस्य रहे। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी विधायक के रूप में शपथ ली। वो पहली बार विधायक भी हैं। वो 2012 से 17 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एमएलसी थे। 18वीं यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधायकों को शपथ दिलाने के लिए सुरेश कुमार खन्ना, जय प्रताप सिंह और माता प्रसाद पांडे को नामित किया। बता दें कि शास्त्री ने शनिवार को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। यूपी चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर जोरदार वार पलटवार करते हुए नजर आए थे। दोनों नेताओं ने तमाम विशेषण के बावजूद एक दूसरे को लेकर प्रयोग किए, लेकिन आज विधानसभा में लोकतंत्र की खूबसूरती का नजारा देखने को मिला। दोनों नेता एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया और मुस्कुराए। सीएम योगी ने अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर उनकी पीठ भी थपथपाई। योगी जब विधायक पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़े तो अखिलेश यादव ने अपनी सीट से उठकर उनका अभिवादन भी किया। उन्होंने सीएम से हाथ मिलाया और कुछ कहते भी नजर आए। सीएम योगी जब अखिलेश से हाथ मिला रहे थे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन्हें कुछ कहा भी, जिस पर योगी हंसने लगे। योगी आगे बढ़ने के बाद अखिलेश सुरक्षा अधिकारी को कुछ कहते भी नजर आए। योगी के बाद अब विधायक पद की शपथ लेने की बारी अखिलेश यादव की थी। वो सीट से उठे तो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अखिलेश जैसे ही योगी की सीट के पास पहुंचे तो उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। योगी भी अपनी सीट से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर अखिलेश को जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज यूपी विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ली। इससे पहले अखिलेश सीएम योगी से गर्मजोशी के साथ मिले। मुख्यमंत्री योगी ने भी अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा की बैठक में विधायक दल के नेता चुने गए थे। सदन में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि केवल बेंच बदल गई है, मैं विपक्ष में बैठूंगा। यूपी में योगी सरकार की वापसी के बाद फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सोमवार को प्रयागराज में माफिया अतिक अहमद के घर पर फिर से बुलडोजर चला दिया गया। अतिक अहमद पर 113 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अभी वो गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद हैं। वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में अतीक अहमद के एक घर को प्रशासन ने गिराया था, लेकिन अतीक ने यहां फिर से अवैध निर्माण करा लिया था। सोमवार को उसके इस अवैध निर्माण को एक बार फिर से गिरा दिया गया। इसके अलावा अतीक के कुछ सहयोगियों की संपत्तियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अतीक के गैंग पर सख्ती के लिए यह कदम उठाया गया है। अतीक के तमाम अवैध भवनों पर योगी का बुलडोजर पहले भी चला था। उसकी तमाम संपत्तियों को जब्त भी किया गया था। तो आपको बता दें, माफिया अतिक अहमद के घर पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया है। फिर से एक्शन में सीएम योगी नजर आए हैं और ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से अवैध कब्जे या फिर अवैध संपत्ति जो होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफिया अतिक अहमद के घर को पहले भी बुलडोजर चलाकर गिरवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद अतीक ने फिर से प्रयागराज में इस जगह पर दोबारा से अपने घर का निर्माण कर लिया, जिसके बाद प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर चलता हुआ नजर आया है। एक्शन में योगी सरकार फिर से नजर आई है। विधानसभा चुनाव 2022 में हार का सामना करने के बाद सपा को बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के मंत्रिमंडल के साथ
मंथन करने के लिए, अपने पार्टी के सदस्यों के साथ हार पर मंथन करने के लिए काफी सारी बैठकें भी की, जिसके बाद उन्होंने वोट बैंक बचाए रखने और बीजेपी के विकल्प की छवि बरकरार रखने के लिए संसदीय सीट छोड़कर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने और गैर भाजपाई मतदाताओं को एकजुट करने का फैसला लिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी केंद्रित राजनीति का फैसला सबसे ज्यादा बसपा और कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ाएगा। ऐसे में मायावती और प्रियंका गांधी को अपना वोट बैंक बचाए रखने में बहुत मुश्किल आने वाली है। अखिलेश के यूपी विधानसभा में बने रहने के फैसले पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लक्ष्मण यादव का कहना है कि अखिलेश समझ चुके हैं कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए सदन से सड़क तक लड़ते हुए दिखना जरूरी होगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 22 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। साथ ही शनिवार को सपा विधायक दल की बैठक में विधानमंडल का नेता भी उन्हें चुना गया था। खबर मुरादाबाद से, जहां नगर निगम की टीम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वसूली को लेकर पहुंची थी, जहां पर नगर निगम की टीम ने आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक के दामाद की यहां पर 23 लाख रुपए के बकाया के चलते मकान को सील कर दिया था, जिसका सपा नेता यूसुफ मलिक ने विरोध किया और नगर निगम पर आरोप लगाया था कि नगर निगम ने बिना वजह मकान को सील कर दिया है और मकान का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स सब जमा है। वहीं नगर आयुक्त ने आरोप लगाया था कि उनको धमकी दी गई है और उनके साथ अभद्रता भी की गई है, जिसको लेकर सोमवार को मुरादाबाद के कटघर कोतवाली में हाउस टैक्स को बकाया के चलते सील हुए मकान में घुसने के आरोप में आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक की बेटी वजीहा, दामाद दनियाल सहित समधी जमाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने सपा नेता के दामाद दानियाल को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। कल थाना कटघर क्षेत्र में एक नगर निगम की टीम के द्वारा एक किसी आवास को सील किया गया था और जैसा कि बताया गया कि बाद में उस सील को तोड़ के उसके अंदर कोई प्रवेश कर गया, जिसके संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जो भवन स्वामी था उसके विरुद्ध, उसके परिवार वालों के विरुद्ध। ऐसा बताया गया कि उसी प्रकरण के संबंध में ये यूसुफ मलिक नाम के व्यक्ति हैं जो नगर निगम के कार्यालय गए थे और वहाँ इन्होंने अपर नगर आयुक्त उनके संग कुछ अभद्रता की, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त द्वारा एक तहरीर थाना सिविल लाइन पर दी गई, जिसके संबंध में वहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया। यूएन की रिपोर्ट में मुरादाबाद शहर दुनिया के सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर है। बता दें कि मुरादाबाद में ज्यादातर अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। वहीं यूएन की इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 61 जो शहर हैं उनको स्थान दिया गया। मुरादाबाद के साथ देश के 4 दूसरे शहर भी इस सूची में शामिल हैं। इनमें कोलकाता और बिहार का आसम 89 डेसिबल और राजस्थान की राजधानी जयपुर का 84 डेसिबल और दिल्ली में 83 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के साथ सूची में शामिल है। साथ ही मुरादाबाद के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद सिंह का मानना है कि जो साउंड पोल्यूशन है उसमें मुरादाबाद दूसरे नंबर पर दिखाई दिया। ये बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले यहाँ पर जो रोड की कंडीशन है उसे ठीक किया जाए, तभी स्थिति में सुधार आ सकता है। प्रदूषण की बात है, मुरादाबाद दूसरे नंबर पर दिख रहा है, ये चिंताजनक बात है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो रोड्स की कंडीशन है वो ठीक की जाए, ताकि एक स्थान पे गाड़ियाँ इकट्ठा ना हों और स्पीड उनकी जब बनेगी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे जब रोड्स क्लियर होंगी तो हॉर्न वगैरह जो है वो कम बजेंगे और उससे जो ध्वनि प्रदूषण का लेवल
यूपी में योगी सरकार 2.0 बनने और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के साथ ही भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में भाजपा एमएलसी सत्यपाल सैनी के कार्यालय में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां बीजेपी के मुरादाबाद जिले के इकलौते विधायक रितेश गुप्ता, बीजेपी मेयर विनोद अग्रवाल, बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी सत्यपाल सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख सहित सैकड़ों की तादाद में पहले से मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री और योगी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं के साथ हमने बड़ी सफलता हासिल की है, उसका श्रेय जनता को जाता है। अब हमें उसी जनता के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सीटों का स्थानीय निकाय प्राधिकरण के चुनाव में 36 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे और निर्वाचित होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधान परिषद में पहुंचेंगे। नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस प्रदेश में बड़ी सफलता अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम से हमें मिली है। हम लोग जो हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, अच्छे मन से काम करेंगे प्रदेश की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी हमारा एजेंडा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, सब पर कार्य योजना हमारी बन गई है। बेहतरी से इस पर काम करेंगे। ये विधान परिषद की 36 सीटों का स्थानीय निकाय प्राधिकरण का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इन स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए जो काम किए थे, उन कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर हम लोग इस क्षेत्र में अधिकांश सीटें जीतने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमें इन चुनावों में उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा। भाजपा अधिकांश सीटों पर विधान परिषद की निर्वाचित होकर हमारे लोग विधान परिषद में पहुंचेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस प्रदेश में बड़ी सफलता अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनके परिश्रम से हमें मिली है। खबर अमरोहा से, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायल युवकों को सीएचसी गुजरेला ले गई, जहां पर उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं ये पूरा हादसा गजरोला थाना क्षेत्र के चाकी खेड़ा गांव के सामने हुआ, जहां बाइक ने कार में टक्कर मार दी। कार चालक मौके से फरार हो गया और घायलों को अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं खबर गाजियाबाद से, जहां पर तहसील परिसर में नायब तहसीलदार के दफ्तर में भयंकर आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन घटना में ऑफिस परिसर में रखे हुए कई दस्तावेज जल जाने से वहां पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की बात कही गई है। वहीं दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग थी, जहां पर नायब तहसीलदार के दफ्तर में आग लग गई और आग लगने की वजह से जरूरी कागजात जो इस दफ्तर में रखे हुए थे वो जलकर राख हो गए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये आग की घटना किस वजह से जो है सामने आई, लेकिन फिर भी अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं बहराइच से गजब का मामला सामने आया है, जहां पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पहुंचे दूल्हे को मंडप से सीधे थाने जाने की नौबत आ गई। कोतवाली नगर के खन्नीपुरा इलाके में बलरामपुर से दूल्हा बारातियों के साथ दूसरी शादी रचाने के इरादे से बहराइच पहुंचा था। जानकारी मिलने पर पहली पत्नी ने पुलिस के साथ पहुंचकर मौके पर शादी रुकवाई, जिसके बाद हंगामा हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस दूल्हे और बारातियों को गिरफ्तार कर कोतवाली नगर ले गई। वहां पर बता दें कि पहली पत्नी
पत्नी और दूल्हे के बीच में 2019 से दीवानी न्यायालय बहराइच में केस चल रहा है, यानी कि अभी उनकी शादी खत्म नहीं हुई थी और इसके बावजूद जो दूल्हा था वो दूसरी शादी करने के लिए पहुंच गया और इसीलिए पहली पत्नी ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के चलते जुर्म की किताबें भरती नजर आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक लोदवरिया पूरे लाल मिश्र गांव के पास नाले में एक शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ग्रामीणों के मुताबिक अज्ञात युवक का शव कई दिन पुराना बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। और इसको लेकर क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है, सुनिए जरा। का हुआ कब जानकारी हुई है आपको और किसको जानकारी कल बाद में हुई भैया, बहुत देर बाद में। अच्छा, जब जानकारी हुई तो फोन करा ऐसो का। हाँ, एक और चौकी पर जी, बाद में बगल में लोधवरिया ग्राम सभा, हाँ, उसमें पाड़े जी को फोन करा, यानी प्रधान को। हाँ, वो बोले कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आज पुलिस थी यहाँ या नहीं थी? जी थी पुलिस। तो क्या आपने सभी को सूचना दिया, लेकिन इस शव को कोई निकलवाने आया या नहीं आया? आए नहीं यहाँ अभी तक नहीं, अभी तक कल जब हम यहाँ थे बहुत देर तक, कम से कम 4-5 घंटा बैठे रहे। हाँ, यहाँ तक कोई नहीं आया, फोन भी किए। पूरी तरह से सड़ गई है। अब मरी है तो कम से कम हमका लगा 20 दिन के हो गए, 25 दिन के। और यहाँ वहीं मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ पुलिस ने पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से कई जिलों में चेन स्नैचिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसमें से हाल ही में मेरठ में एक महिला से चेन लूटने का मामला सामने आया था, जिसमें वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और सर्विलांस की टीम के साथ मदद लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर लिया। इनको लेकर इनके पास से पुलिस की तरफ से जो बरामदगी की गई है उसमें 315 बोर का देसी तमंचा, एक कारतूस, 12 बोर का एक देसी तमंचा और एक पेंशन प्रो चोरी की बाइक और कुछ चेन भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपी मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के खैर नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। थाना मेडिकल क्षेत्र में और उसके बाद में थाना नौचंदी क्षेत्र में सिमिलर टाइप की वारदात हुई थी। एक महिला से चेन छीनी गई थी, जिसमें जो नौचंदी वाली घटना थी बड़ी सनसनीखेज थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें महिला को धमका के आतंकित करके उसकी चेन, गले में पहनी हुई चेन छीनी थी। उसके बाद से इसको चैलेंज के रूप में लिया पुलिस ने। हमारी जो सर्विलांस की टीम का इसमें विशेष योगदान रहा है। सर्विलांस की टीम और थाना नौचंदी पुलिस दोनों की मिलीजुली कार्रवाई में 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें लूट करी हुई चेन भी बरामद हुई है, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। सीसीटीवी के माध्यम से हमने एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स एस्टेब्लिश करी है और साथ में जिस सुनार को इन्होंने ये जा करके बेची थी उस सुनार का भी नाम इसमें प्रकाश में आया। पहले भी उसने इन व्यक्तियों से इस प्रकार की खरीदारी करी और इस बार भी जानते हुए कि ये इसमें से एक व्यक्ति कन्विक्टेड है और उसके बारे में ठीक से पता था कि वो इस प्रकार की घटनाएँ कर रहा है, उसके बावजूद भी उससे खरीदारी करी है। ये बात इस्टेब्लिश हुई है, तो वो अभी वांछित चल रहा है। साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल से लूट करते थे ये मोदी नगर से चोरी करी गई थी, इन्हीं के द्वारा चोरी करी गई थी, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। तो ये इन सभी मामलों में जो है ये गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ में कुछ अन्य घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं, जिसमें एक थाना पल्लवपुरम क्षेत्र की घटना थी जो मोदीपुरम में इसी प्रकार से करी गई थी और कुछ बरामदगी भी चेन की हुई है। बाकी जो मुलजिम है, जो सुनार जिसको इन्होंने गलाने के लिए दिया था, वो अभी फरार है। उसके बारे में भी हम जो है कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक जो शोएब नाम का व्यक्ति है वो उसके द्वारा तो जो है पहले भी घटनाएं करी गई हैं और वो सजायाफ्ता मुलजिम है, सजायाफ्ता है। कुछ मुकदमों में उसको सज़ा हुई थी, उसके संवर्धित दंड के लिए भी हम इसमें जो है, यानी लगभग 7-8 मुकदमों में वो पहले से भी रहा है और उसमें चार्जशीट हुआ था, उसमें दोष सिद्ध भी हुआ था। तो उसको तो संवर्धित दंड के लिए अलग से एक धारा जो है विशेष धारा इसमें लगाई गई है, जिसमें कम से कम 10 वर्ष अथवा आजीवन कारावास तक की भी सज़ा हो सकती है यदि उसी प्रकार का अपराध जिसमें पहले से दोष सिद्ध है और दोबारा उसी प्रकार का अपराध लूट का करता है तो।
गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में हाईवे पर दौड़ती कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार से ऊंची लपटें उठने लगी और आनन फानन में ड्राइवर ने कार से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। मौके पर खड़े लोगों ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कार की जो आग है उस पर काबू पाया। वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मियों से बड़ी लूट की वारदात हुई है, जहां पर बेखौफ बदमाश पेट्रोल पंप कर्मियों से दिन दहाड़े बंदूक के बल पर 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मी ये रकम बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, तभी 3 बदमाशों ने उनसे ये रकम लूट ली। लूट की ये वारदात मसूरी थाना इलाके के गोविंदपुरम की है, जहां पर डासना इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप के 4 कर्मचारी 2 बाइक पर पेट्रोल पंप पर आए। 3 से जमा कैश को गोविंदपुरम स्थित HDFC बैंक की शाखा में जमा कराने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में 3 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए और कैश जमा कराने जा रहे कर्मचारियों के बाइक के आगे अपनी बाइक खड़ी कर दी। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ समझ पाते, बदमाशों ने अपने हथियार बाहर निकाले और पेट्रोल पंप कर्मियों पर तान दिए और बैग छीनने की कोशिश करने लगे। कर्मचारियों के बैग ना छोड़ने पर बदमाशों ने कर्मचारियों के हाथ पर फायर करने की धमकी दी, जिसके बाद छीना झपटी में बैग की बेल्ट कर्मचारियों के हाथ में रह गई और बैग नकदी सहित बदमाश ले उड़े। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन बदमाश भागने में कामयाब रहे। बदमाशों ने बेखौफ तरीके से दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। इतनी बड़ी लूट होने की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और गाजियाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अब पुलिस बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं बलरामपुर के सेमरसोत अभ्यारण्य के अंदर रात 11 बजे भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से कई आवश्यक पेड़ों के साथ साथ वनों में रहने वाले जीव जंतु भी आग की लपटों में जलकर खाक हो गए। वहीं अभ्यारण्य में लगी भीषण आग की जानकारी सेमरसोत अभ्यारण्य के अधिकारियों को हो चुकी है, लेकिन आग लगे लगभग 12 से 15 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया था। आग लगी देखने पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। वन विभाग की इस लापरवाही से अभ्यारण्य के सैकड़ों पेड़ और जीव जंतु अपनी जान गंवाने को मजबूर थे। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक युवक को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शराफत अली नाम का ये युवक गांव से सटे जंगल के किनारे मवेशियों को चराने गया था, जहां पर घात लगाकर बैठे एक बाघ ने उसको मौत के घाट उतार दिया। जब देर शाम तक युवक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने युवक का अध खाया शव जंगल से उन्हें बरामद हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। वहीं एटा के गोशलपुरा गांव में रविवार को 2 पक्षों के बीच में खेत में पानी के निकास को लेकर लड़ाई हो गई, लेकिन वो पानी का विवाद संघर्ष में बदल गया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग होने लगी। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से 12 वर्षीय किशोर विवेक को गोली लग गई। गोली लगने के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया गया। बता दें कि विवेक की हालत नाजुक है, चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही घायल किशोर का पुलिस ने मेडिकल परीक्षण भी कराया है। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र, ये CHC अलीगंज है, यहाँ एक बच्चा है जिसको चोट लगी है, आप लोग लेके आए, मामला क्या है ये सर मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। तो सर सुबह सुबह मैं अपनी भैंसों को चारा डाल रहे थे, तो उधर से फायरिंग की आवाज़ आई पिंजरी और परतपुरा की तरफ से। तो मेरे गांव के नज़दीक का मामला था, ये पास में ही। तो ये बच्चे शायद देखने गए होंगे या खेल रहे होंगे उधर पहले से। तो मेरी बहन भाग के आई वहाँ से, बोला भैया भाग के चलो, उसके भूरे के गोली लगी। इसका नाम भूरा है, भूरा बोलते हैं, वैसे विवेक नाम है।
और तो मैंने जैसे ही मौके पर पहुंचा, इसकी हालत मैंने बहुत ज़्यादा गंभीर देखी, बाएं पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने तुरंत ही वापस लौट के घर आए, घर से बाइक उठाई, अपनी बाइक पर बैठाल के, और मैं और एक लड़का गांव का लेकर के तुरंत जसरतपुर थाने आए। थाने से मुझे एक लेटर बना के दिया गया, वहाँ से मुझे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया है। तो अभी कैसी हालत है उसकी? अभी हालत सर वही सेम हालत है, पट्टी साहब डॉक्टर साहब लोगों ने कर दी है। फिलहाल मैं इसे एटा के लिए ले जा रहा हूँ। क्या लग रहा है कि ये विवाद किस बात को लेकर हुआ होगा? विवाद सर वही है, और तो कोई विवाद ही नहीं है। जैसे हम लोग खेतों पे के हरियाई फरियाई बीन के ले आते हैं, तो जिस वजह से ये लोग कहते हैं कि तुम समाजवादी लोग हो और तुम्हें हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये थाना जसरतपुर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? आज थाना जसरतपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम पिंजरी गभीरी में दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग हो रही है। मौके पे पुलिस पहुंची है और शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए दोनों पक्षों को उनके वापस गांव भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया छानबीन से पता चला है कि चंदन नाम के व्यक्ति के ट्यूबवेल पे पानी को लेकर विवाद हुआ दो पक्षों में। उसके बाद दोनों गांव के लोग आमने सामने आ गए, जिसमें फायरिंग की घटना हुई, जिससे एक विवेक नाम के लड़के जिसके। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।